औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले वीक में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनका 15 साला इक़्तिदार एक झटके में ख़त्म हो गया। अगस्त 5 2024 को ये इंसिडेंट पेश आया। ये जो इंसिडेंट पेश आया था, इसके पीछे बहुत से मुहर्रकात थे जिन्होंने शेख हसीना वाजिद को मजबूर किया कि वो मुल्क को छोड़ के चली जाए। इनके पीछे सबसे मेन रीज़न ये थी कि एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था कुछ मंथ पहले। वो प्रोटेस्ट बढ़ता बढ़ता इस हद तक पहुंच गया कि शेख हसीना वाजिद को पीएम हाउस छोड़ना पड़ा और उन्हें वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 45 मिनट की वार्निंग दी कि 45 मिनट के अंदर अंदर वो इसको छोड़ के चली जाएं। 45 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा और वो इंडिया रवाना हो गई। ये जो प्रोटेस्ट था, ये किस किस्म का था और इस प्रोटेस्ट की वजह से कैसे हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसके पीछे असल रीज़न क्या है। मेन रीज़न सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं है जो स्टूडेंट्स ने किए। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के अलावा भी कुछ रीज़न्स हैं जो काफ़ी अरसे से वो पक रही हैं चीज़ें और अब इस हद तक पहुंच गई कि उनको छोड़ना पड़ा। और शेख हसीना के जाने के बाद उनके नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस जो एग्जाइल पे थे, वो वापस आए और उनको चीफ एडवाइज़र बनाया गया। अब ये सारी सूरत हाल हम देखते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि शेख हसीना जो हैं, ये एक्चुअली हैं कौन। शेख हसीना जो बानी हैं बांग्लादेश के शेख मुजीब जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था, उनकी बेटी है। शेख मुजीब की बेटी हैं शेख हसीना। और शेख मुजीब एक्चुअली कौन है? शेख मुजीब की कहानी हम इधर देखेंगे और ये कैसे एक लीडर के तौर पे उभरे और कैसे इन्होंने बांग्लादेश बनाया। और इसमें ये भी देखेंगे कि जो ये शेख हसीना है, ये कैसे इक़्तिदार में आई, पहले ये कहाँ पे थी। अच्छा जी, पहले 1971 में 1971 के हवाले से जो मैं वाक़यात बताऊंगा, ये गौर से सुनिएगा क्योंकि इनका ताल्लुक इन प्रोटेस्ट के साथ है। इससे आपको चीज़ों की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। 1971 से पहले ये पाकिस्तान है और बांग्लादेश, ये दोनों एक मुल्क थे और इनके दरमियान में ये इंडिया था सारा। इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, इस रीजन को। इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। 1970s में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शन में दो पार्टी ज़्यादा मेजोरिटी में थी। एक पाकिस्तान पीपल पार्टी और दूसरी अवामी लीग। पाकिस्तान पीपल पार्टी को लीड कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जबकि अवामी लीग के लीडर थे मुजीबुर रहमान। जब इलेक्शन होते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अवामी पार्टी है, जो पीपल पार्टी है, उसको 81 वोट मिलते हैं, जबकि अवामी लीग को 167 वोट मिलते हैं। लेकिन मसला यह है कि जो ये 167 वोट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रीजन से उसको मिलते हैं। ईस्टर्न रीजन से सिर्फ बांग्लादेश वाले, जो आजकल बांग्लादेश है, इस रीजन से मिलते हैं। और जो सीटें मिलती हैं, सीटें 161 उसको इस रीजन से मिलती हैं। जो 81 सीटें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीतता है, उसकी पार्टी जीतती है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से होती है। लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी अवामी लीग की होती है। लेकिन यह भी है कि फेडरेशन में रिप्रेजेंटेटिव दोनों पार्ट्स की होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन का था और इस वजह से दोनों की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए थी। इस वजह से भुट्टो और मुजीबुर रहमान में इख्तलाफ हुआ है। याह्या खान जो उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, वो रिकन्सिलिएशन नहीं करवा सके और मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नकाती फार्मूला के तहत अलहदा एक मुल्क का ऐलान किया, जिसको कुचलने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ पे बगावत को कुचलने के लिए वहाँ पे अफवाज भी भेजी। जंग हुई 1971 की। उस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नए मुल्क के तौर पे उभरा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जिसका तज़किरा करना लाजमी होगा। जब ये जंग हो रही थी 1971 की बात, यहाँ पे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस थी जिनको रज़ाकार बोला जाता था। रज़ाकार, उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान की फौज का साथ दिया था। ये रज़ाकार आपने याद रखना है, इसको हम प्रोटेस्ट के अंदर यूज़ करेंगे कि और इनको आजकल के दौर में इन रज़ाकार का मतलब होता है कि गद्दार।
वहाँ बांग्लादेश में, इसका मतलब ये होता है। अच्छा जी, ये दो लीडर थे, शेख मुजीबुर रहमान है और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। इन्होंने जीते थे 160, इन्होंने ली थी 167 सीट्स और इनकी 81 सीट्स थी। मेजोरिटी मुजीबुर रहमान की थी, और लेकिन इसके 6 नकाती फार्मूला की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनके खिलाफ थे, वो इनकी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। और यही रीजंस थी जो इससे पहले आग भड़क रही थी बंगाली और बाकी एथनिसिटीज़ के दरमियान में, जो बढ़ते बढ़ते 1971 में अलहदा मुल्क की सूरत में सामने आई। अच्छा जी, होता यह है कि जो मुजीबुर रहमान हैं, इनके बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। इनका इक़्तिदार रहता है 1975 तक। 1975 में यहाँ पे कूप होता है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की जो आर्मी है वो वहाँ पे कूप करती है, और उस कूप के अंदर मुजीबुर रहमान और इसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स, जिनमें इनके बेटे भी शामिल हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है और वहाँ पे मिलिट्री की हुकूमत आ जाती है और मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। इस तरह से जो इनकी हुकूमत थी वो ख़त्म हो जाती है। उस टाइम पे जब ये कूप होता है 1971 में, तो उस टाइम पे मुजीबुर रहमान की जो दो बेटियां थी, जो दो बेटियां थी उनमें से एक ये शेख हसीना साहिबा थी, ये और इसकी बहन, ये दोनों उस टाइम पे लंदन में मुकीम थी, इसलिए इनकी बचत हो गई, ये वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन 1981 में जो है मुझे ये शेख हसीना वाजिद हैं, ये वापस बांग्लादेश आती हैं, और वहाँ पे ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हवाले से बात करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेके आएंगी मुल्क में। और उस टाइम पे जो जनरल मोहम्मद हुसैन इरशाद थे, जनरल मोहम्मद हुसैन इरशाद, उनके जो गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाती हैं। उनकी मिलिट्री का जो मार्शल लॉ था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है। अच्छा जी, उसके नतीजे में होता यह है कि फिर बाद में 1986 में 1996 में बल्कि 1996 तक ये मसला चलता रहता है। 1996 के बाद ये इलेक्शन होते हैं, और उसके नतीजे में जो हसीना वाजिद है ये प्राइम मिनिस्टर बनती है। हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बनती है। हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर 1996 में बनती है और ये रहती हैं 2001 तक। 2001 के बाद इनका सवाल आता है, और के बाद दोबारा इनकी हुकूमत आती है 2009 के अंदर। 2009 के अंदर दोबारा हुकूमत आती है। 2008 के अंदर इलेक्शन होते हैं। 2008 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शंस के हवाले से कहा जाता है कि ये सिर्फ फेयर इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर। इन इलेक्शंस के बाद शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आ जाती है। इसके बाद 2014 में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन उन इलेक्शंस में खूब रिगिंग होती है, सब जानते होते हैं, और उनका बहुत सी पार्टियां बाइकाट भी करती हैं। उनमें शेख हसीना वाजिद साहिबा जीत जाती हैं, और फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं 2018 में। अपोजिशन पार्टिसिपेट ही नहीं करती इनमें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इलेक्शन रिग होने जा रहे हैं। इसी वजह से फिर दोबारा शेख हसीना वाजिद ये आ जाती हैं। 2024 में फिर से ये आ जाती हैं। इस तरह ये इलेक्शन का सिलसिला चलता रहा, और जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत यहाँ पे मौजूद रही। अच्छा जी, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट मौजूद रही। इसने शेख हसीना वाजिद ने जो इसके पार्टी के लॉयल थे उनको खूब नवाजा, और ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को शामिल रखा जो मोस्टली इसके साथ थे, मतलब इसकी पार्टी के साथ लॉयल थे, और उसके लिए इसने कोटा सिस्टम रखा था, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन शेख हसीना वाजिद के दौर में जो बांग्लादेश की इकॉनमी है वो बड़ी ज़बरदस्त रही, और 6% के हिसाब से ये ग्रो करती रही। ये रहा, और शेख हसीना वाजिद को फोर्ब्स और टाइम्स ने, इन दोनों मैगजीन्स ने इनको मोस्ट पावरफुल वोमेन, जो 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन है दुनिया में, उनमें भी शामिल किया। ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट है उसने इनको एशियन आयरन लेडी के नाम से पुकारा। एशियन आयरन लेडी के नाम भी टाइटल इनको दिया गया था 2023 के अंदर। अच्छा जी, शेख हसीना वाजिद जो थी इतनी मकबूल थी, और उन्होंने इकॉनमी को भी ग्रो करवाया, वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी लेके आई, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर भी इनका ये जवाल इतने बुरी तरीके से उतरना क्यों पॉसिबल हुआ, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है,
वो चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं जो आपको समझ आएंगी। ये पिछली स्टोरी आपको समझाने के लिए थी, क्योंकि ये आज के इस जो इसकी रीजंस हैं, जो काजेस हैं इसके फाल होने की, उनसे लिंक है। अच्छा जी, फॉल ऑफ शेख हसीना वाजद। सबसे पहली फाल जो है, इसकी रीज़न है कि कोटा सिस्टम के हवाले से स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किए। अच्छा, इस कोटा सिस्टम के हवाले से एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, होता यह है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने एक कोटा सिस्टम रखा हुआ था उन लोगों के लिए, जिन उन लोगों के लिए जिनके आबाओ अजदाद ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। जंग आज़ादी वो वाली आज़ादी जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ी गई थी 1971 में, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई थी। अच्छा जी, मैं इसके हवाले से बताता हूँ कि ये 30% कोटा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके आबाओ अजदाद ने जंग लड़ी थी। 1971 की जो वार में जो लोग शामिल थे, उनमें जिन्होंने जंग लड़ी थी, उनके जो बच्चे थे उनके लिए 30% कोटा रखा गया। 10% वुमेन के लिए और 10% ही अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। टोटल ये 56% बनता है जो कोटा है। जो आम बांग्लादेशी है वो सिर्फ 44% सीट्स पे आ सकता है, जॉब्स ले सकता है, उसके लिए सिर्फ इतने ही चांसेस हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके खिलाफ एक्चुअली ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। होता यह है कि 2018 के अंदर जो ये कोटा सिस्टम था, इसको एक दफ़ा ख़त्म कर दिया गया था। हाई कोर्ट की ने किया था इसको। 2018 में इसको ख़त्म किया, लेकिन जून 2024 में इसको दोबारा से बहाल कर दिया गया। जब जून 2024 के अंदर इसको दोबारा से बहाल किया जाता है, तो उस टाइम पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू में तो बड़े माइन्यूट से होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब कि इनमें इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन आस्ता आस्ता इनकी शिद्दत बढ़ जाती है। जुलाई के एंड तक ये अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। जब ये जुलाई के एंड तक इस तरह से शिद्दत इख्तियार करते हैं, तो इनके खिलाफ जो हसीना वाजिद है वो ब्रूटल एक्शन लेती हैं। उनके खिलाफ ब्रूटल एक्शन लेती हैं। ब्रूटल एक्शन में वो इनके खिलाफ मिलिट्री यूज़ करती हैं, और बहुत से तलबा जो है, जो स्टूडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, सैकड़ों की तादाद में तलबा जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, और बहुत से तलबा जख्मी होते हैं। ये सिर्फ इनमें तलबा ही शामिल नहीं थे, तलबा के अलावा और भी सोसाइटी के मेंबर्स थे, और भी डिफरेंट लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे, उनके साथ चल रहे थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। इस लेकिन जब शेख हसीना वाजिद इनके खिलाफ ब्रूटल अटैक करती है, एक्शन लेती है, तो वैसे ही ये जो प्रोटेस्ट हैं उतने ही इंटेंसिफाई होते जाते हैं। एक टाइम पे शेख हसीना वाजिद इनको बोलती है कि जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एक्चुअली रजाकार है। रजाकार के बारे में मैंने पीछे बताया कि रजाकार कौन थे। 1971 के अंदर जो वार हुई थी बांग्लादेश की आज़ादी के हवाले से, उसमें जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान के जो साथ थे वो रजाकार थे। ये पाकिस्तान का इन्होंने साथ दिया, पाकिस्तान के ये हमायती थे, और बांग्लादेश में इनको बोला जाता है गद्दार। एक्चुअली ये गद्दार थे बांग्लादेश के लिहाज से। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हवाले से ये मुहब्बे वतन थे। ठीक है, ये था। अब जब शेख हसीना वाजिद ने इनको रजाकार कहा, तो ये प्रोटेस्ट ज़्यादा इंटेंसिफाई हुए, और उन्होंने स्लोगन ही बना लिया कि हम कौन हैं, हम रजाकार, हम रजाकार, हम रजाकार। और इस तरह से ये एक जम्मे गफ़ीर पहुंचता है, जो पीएम हाउस है जो बांग्लादेश का, और वहाँ पहुंचता है, और उसके नतीजे में फ़ौज एंड पे ऐलान कर देती है, फ़ौज माजरत कर लेती है शेख हसीना वाले से कि वो अपने ही लोगों पे मज़ीद गोलियां नहीं चला सकते। जब फ़ौज ये माजरत करती है, और वो शेख हसीना वाजिद को कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप रिज़ाइन कर दें और चले जाएं। शेख हसीना वाजिद उस टाइम पे फ़ौरन से रिज़ाइन नहीं करती, और उनको मनाने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स से रब्ता किया जाता है, उनकी बहन से रब्ता किया जाता है, उनकी बेटे से रब्ता किया जाता है, वो उनको कन्विंस करते हैं, और शेख हसीना वाजिद फिर रिज़ाइन करती है। इनको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। 45 मिनट के अंदर अंदर वो फिर मुल्क छोड़ती हैं, और बांग्लादेश से होती हुई
वो इंडिया के अंदर पहुंच जाती है। बांग्लादेश से उनकी परवाज़ जाती है और वो इंडिया के अंदर पहुंच जाती है। इंडिया के अंदर उनको पनाह दी जाती है। और एक तो ये रीज़न थी, यहाँ से उनका फाल हो गया शेख हसीना का। मेन रीज़न ये नहीं है, मेन रीज़न कुछ और है। मेन रीज़न एक्चुअली ये है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट जो है, ये मेन रीज़न। ये कैसे मेन रीज़न? मैंने आपको पहले बता दिया कि बांग्लादेश की, मैंने पहले आपको ये बताया कि बांग्लादेश की इकोनॉमी तो 6% के लिहाज से ग्रो कर रही थी। 6% अच्छी खासी स्पीड होती है, जो कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन इसमें मसला ये था कि ये ग्रोथ 6% के लिहाज से कर रही थी, लेकिन इसका फ़ायदा सब लोगों को नहीं था। इकोनॉमी बढ़ रही थी, इससे इससे फ़ायदा ज़्यादातर एलीट क्लास का हो रहा था। एलीट क्लास जो बांग्लादेश में मौजूद थी, जो स्पेशली जो अवामी लीग के हामी थे, उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, जब इससे जो गरीब बंदा था वो गरीब से गरीबतर हो रहा था, अमीर जो था वो अमीर से अमीरतर हो रहा था। इसके नतीजे में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट जो थे ऐसे थे, गरीबों के जो बच्चे थे स्पेशली ऐसे थे, वो स्कूलों में एडमिशन ही नहीं ले सकते थे। तालीम के अखराजात उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये है कि 15 से 40 साल की उम्र के 15 से 40 साल की उम्र के जो 40% बांग्लादेशी थे, उनमें मोस्टली अनएम्प्लॉयड थे, या वो स्टडी नहीं कर रहे थे। उनके पास 15 से 24, 24 है, 40 नहीं, स्टडी नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस तरह के उनको डिफरेंट किस्म के इश्यूज उनको पेश आ रहे थे इसकी वजह से। दूसरा ये कि पॉलिटिकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट। इसमें ये था कि बांग्लादेश की जो अवामी लीग थी, इन्होंने बाकी जो पार्टियां थी बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग के अलावा, वो हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी, और जमाते इस्लामी। ये दो पार्टियां थी। इनके ऊपर उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी दोनों के ऊपर। जमाते इस्लामी के बहुत से लीडरों को पिछले चंद सालों में फांसी की सजाएं दी गई। बहुत से लीडर फांसी की सजा उनको हुई। और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हेड थी वाजिदा ज़िया, उनको 18 साल की वो 18 साल की जेल में रही, और अब शेख हसीना वाजिद के फाल के बाद वो बाहर आई। ठीक है, 18 साल से वो जेल में थी, और जमात इस्लामी के बहुत से लोग जेल में थे और इनको फांसियाँ दी गई थी। इनके बहुत से लीडर्स को फांसियाँ दी गई थी। ये सूरत हाल थी। ये दो मेन रीज़न थी जिनकी वजह से बांग्लादेशी अवाम के अंदर लावा पक रहा था, और वो पकते पकते इस हद तक पहुँच गया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर। इसके अलावा एक और रीज़न जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो ये थी कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना वालिद थी, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो चुकी थी। उन्होंने डायरेक्ट लोगों को, जो स्टूडेंट थे, जो तलबा अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे थे, उनको रसाकार कहा और उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया। लाठी चार्ज के अलावा ये था कि उनके ऊपर बाकायदा AK-47 से फायर किए गए। ठीक है, इसके नतीजे में ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो गई और लोग शेख हसीना वालिद के उस तरह से खिलाफ होते गए। एक और चीज़, रिग्रेसिव टैक्सेशन थी वहाँ पे। ये था कि चीज़ों पे टैक्स लगता था, लोगों पे टैक्स नहीं लगता था। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का आपको कंसेप्ट का पता होगा, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि वो लोगों की जो नेट वर्थ है उसके हिसाब से लोगों पे लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पे, नॉर्मल अशिया पे। जब ये नॉर्मल अशिया पे टैक्स लगता है तो ये सब गरीब अमीर सब पे बराबर होता है, सबके लिए बराबर होता है। जबकि ये जो टैक्स होता है ये मोस्टली अमीरों के लिए होता है, जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा टैक्स होगा। था ये कि वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा थे, जिससे गरीब ज़्यादा मुतासर हो रहे थे।
अमीर के लिए तो वो टैक्स थोड़ा होता है, भरना मुश्किल नहीं होता, लेकिन गरीब ज़्यादा मुतासर हो गया, वो बहुत तंग थे इसकी वजह से। जबकि क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बहुत कम था, इसकी वजह से जो अमीर थे वो अमीर से अमीर तक हो रहे थे। इस यहाँ पर रिच एंड पुअर की जो डिवाइड था, ये शेख हसीना वाली की एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से उनका fall। इस वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से fall। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो टॉप 5% लोग हैं ना, उनके पास बांग्लादेश की 30% वेल्थ है उस टाइम में, बांग्लादेश सीना वाली तो अभी भी टॉप 5% लोगों के पास 30% वेल्थ है, और टॉप 10% लोगों के पास 41%। टॉप 10% के पास कितनी है? 41%। और बॉटम पे जो 50% है, उनके पास बांग्लादेश की टोटल वेल्थ का 20% है। हिसाब लगा लें कि बॉटम के 50% के पास 20% आ रही है, जबकि टॉप के सिर्फ 5% के पास 30% आ रही है। 5% के पास 30% से ज़्यादा दौलत मौजूद है, 1.5 टाइम ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से पुअर और रिच की जो डिवाइड चल रही थी, ये भड़कती गई और भड़कते भड़कते शेख हसीना वाजिद के जवाल का बायस। शेख हसीना वाजिद की पहले मैंने बात करी थी कि इनका जो एटोक्रेटिव एटीट्यूड था, उसने मेनली वजह बनी थी इसके जवाल का। जो एक फासिस्ट किस्म की गवर्नमेंट बन रही थी अपने हमसायों को देखते हुए, इंडिया की तरह ही, जिस तरह वहाँ पे मोदी की हुकूमत है, वो भी अपने मुखालफिन को कुचलने की करते हैं, इसी तरह उनसे भी ज़्यादा ऑटोक्रेसी आ गई थी बांग्लादेश के अंदर। इस ऑटोक्रेसी को के खिलाफ रेजिस्ट किया बांग्लादेश की आवाम ने, और बांग्लादेश की ये तारीख है कि वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करते आए हैं हमेशा से। अच्छा जी, उस रेजिस्टेंस ये इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने अपना जो मुल्क का जो बानी था जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनके मुजस्समों को की बेहरमती की और उनको तोड़ा, जो उनके स्टैचूज थे मुल्क के अंदर, क्योंकि उनके मुताबिक कि इन्होंने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था बंगाली को इस वक्त। ऐसे ये चीज़ें थी। इसके बाद हम चलते हैं कि अब क्या होता है कि जब ये हुकूमत उतर जाती है, बांग्लादेश से रवाना हो जाती हैं, शेख हसीना वालिद पहुंच जाती हैं इंडिया के अंदर। वहाँ पर अब एक नया लीडर चाहिए जो गवर्नमेंट को चलाए, नई गवर्नमेंट चाहिए जो सारे सिस्टम को लेके चले, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए। तो उसके हवाले से जो तलबा हैं, स्पेशली तलबा के जो लीडर्स थे और बाकी जो लोग थे बांग्लादेश के अंदर, वो मुतालबा करते हैं जो उनके नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस को, कि वो जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, उनके जो चीफ एडवाइज़र होंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी उनके जो चीफ एडवाइज़र होंगे वो मोहम्मद यूनुस हैं। ये इनके बहुत अहम इकोनॉमिस्ट हैं और नोबल इनाम याफ्ता हैं। शेख जो मोहम्मद यूनुस थे, ये भी शेख हसीना वालिद की ऑटोक्रेसी की वजह से ये जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक्साइल पे थे, और एक्साइल से ये वापस अपने मुल्क आते हैं और ये अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना शुरू करते हैं, जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो इनकी वाजिदा ज़ियाद थी, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर थी, उनको भी रहाई मिल जाती है, और 18 साल से मैंने बताया कि ये जेल में थी। जब उनको रहाई मिलती है तो वो भी मतलब कि लोगों को डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के नाम पे उभारती हैं, और अब इलेक्शन कंपेन स्टार्ट कर देती हैं। और बांग्लादेश की जो इस्लामी पार्टी है वो भी इस हवाले से अब कंपेन स्टार्ट कर चुकी है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए जा सकते हैं, और गवर्नमेंट के लिए जो भी जिस तरह से भी होता है डेमोक्रेसी। अच्छा जी, जमात इस्लामी का मैं बता चुका। अब जो ये सूरत हाल है बांग्लादेश की इस सूरत हाल की वजह से जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उनके साथ रिलेशन अब कैसे होंगे। बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा नाइबर है वो इंडिया है। इंडिया के साथ बांग्लादेश 3 साइड से जुड़ा हुआ है, बल्कि चारों साइड से ही इंडिया ही है, और साथ थोड़ी सी सरहद म्यांमार की होती है। अब इंडिया के साथ जो पहले ताल्लुकात थे और अब जो ताल्लुकात होंगे उनमें एक फ़र्क नज़र आ रहा है। आपने जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनके जो चीफ एडवाइज़र हैं, मोहम्मद यूनुस जो अभी बने हैं, इनकी स्टेटमेंट ये थी, पिछले दिनों में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो थोड़ी सी एंटी इंडिया बन जाती है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि
हमारे जो मुखालफिन हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ थे, उनके हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया को चाहिए कि वो हमें इन मामलात को, इन जो क्राइसिस है बांग्लादेश से, इसमें निपटने के लिए हेल्प करें। ये उन्होंने उनकी स्टेटमेंट थी। इससे ये लग रहा है कि वो थोड़े से मतलब इंडिया के हक में नहीं है, और बाकी जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, स्पेशली राइट विंग पार्टी, स्पेशली जो जमात इस्लामी है, वो उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे मतलब के अलायंस हैं, और जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ हैं इंडिया, और वो भी इंडिया को इस कदर पसंद नहीं करती। इस तरह से ये लग रहा है कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कोई ख़ास अच्छे नहीं होंगे बांग्लादेश के जो फ्यूचर में। अच्छा जी, मोहम्मद यूनुस की स्टेटमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो इस बात का वाज़ह सबूत है कि हो सकता है कि जो अगर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र रहे, मोहम्मद यूनुस के चीफ एडवाइज़र होने का मतलब ये है कि मोस्टली पावर इनके पास होगी। अच्छा जी, पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशन हैं, वो भी पहले की निस्बत उम्मीद है कि वो ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि जो लिबरल थे, स्पेशली लिबरल पार्टी थी, जो अवामी लीग थी, जिसको शेख हसीना वाजिद लीड कर रही थी, उनका स्टांस हमेशा से एंटी पाकिस्तान रहा था, और वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ थे, और उनके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंडिया के साथ जिनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, मोस्टली पाकिस्तान के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते। और जबकि अब जो राइट विंग पार्टीज जिनका पावर में आने का चांसेस है, उनसे लग रहा है कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे वाले हैं। तो ये सूरत हाल है बांग्लादेश के अंदर। आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको एक अनाउंसमेंट ये करनी है कि मैंने कि नेक्स्ट टाइम से ये है कि हर वीक के अंदर जो भी करंट इशू हुआ होगा, जो भी इम्पोर्टेंट करंट इशू होगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन क्या करेंगे, और उसके ऊपर एक इस तरह से ही एक वीडियो बनाए जाएंगे, और जिसमें बड़ी डिटेल्ड रिसर्च के साथ आपको एक टॉपिक समझाया जाएगा, जो यूपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, और जो डिफरेंट किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम की लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जो करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट है, उसमें ये बड़ा मुफीद साबित होगा। आज के लिए यहीं तक ही, मुझे इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक के साथ